तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। विद्या पब्लिकेशन की बुक है, उसे हम सोल्व करा रहे हैं और आज का हमारा सेट नंबर चौथा है। और प्रत्येक सेट में आप लोग जानते हैं कि साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सोल्व कराया जाता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्लास ख़त्म हो जाने के 4-5 या घंटे बाद आपको जो है टेलीग्राम पे 20 सॉल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेट रहता है वह है हमारा साइंस का रहता है। तो देखिए यही क्या पूछ रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने के होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने के होता है। तो देखिए पहला हो जाएगा 1.01 इंटू 10 पे पावर आपका 5 पास्कल के बराबर हो जाता है। देखिए पृथ्वी एक निश्चित इकाई का क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय के सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी इकाई पास्कल होती है। और बाकी यहाँ देखिए एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10 की पावर आपका 5 पास्कल के बराबर होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है। कह रहा कि एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 के घाते 6 जूल ऊर्जा खपत होती है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यकता होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? इसका एसआई मात्रक आपका जूल होता है। यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे बात करें तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए आपका एक यूनिट की जो वैल्यू होती है वह 3.6 इंटू 10 पे पावर आपकी 6 होती है। और कुल ऊर्जा यूनिट में देखें तो आपका कितना दे रखा है 900 गुणे 10 के घाते 6 और बटा कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो अब देखिए क्या करेंगे 10 के घाते से 10 के घाते 6 हमारा ख़त्म हो जाएंगे। हमारा क्या बच गया? तो हमारा बच गया 900 बटे 3.6 बच गया। अब देखिए यह क्या हो जाएगा। तो आपका कितना है 9000 है ना। तो देखिए इसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा? ऊपर 9000 हो जाएगा और नीचे हमारा 36 हो जाएगा। तो अब देखिए 9 एकम 9 एकम 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? तो 1000 बटे हमारा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इसे काटेंगे 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा 250 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 यूनिट आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार दो द्वारा प्राप्त की गई गति ज्ञात करें। देखिए तीसरे नंबर विकल्प की बात करें, देखिए छोटा करता हूँ प्रश्न को। और यहाँ देखिए कह रहा है गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। तो देखिए गति का प्रथम समीकरण जो आपका होता है
वह भी बराबर आपका होता है यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी से होता है। अगर बात करें यहाँ से बराबर देखिए आपका कितना दे रखा है, तो यू आपका 0 दे रखा है, यू बराबर आपका 0 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है। और सेकंड की बात करें तो हम यहाँ पे 60 लगा देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड पे -1। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश डैश कंपन करते हैं। तो कह रहा है कि लंबवत है, प्लानर है, अर्धवृत्ताकार है और समानांतर है। तो 4 विकल्प है और चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानांतर। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, बल्कि वह स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं, जैसे आपकी ध्वनि तरंगे। पाँचवा नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की बिंदु पर, फोकस पर और वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ पे इसका जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5वें नंबर में। अब देखिए छठा नंबर फिर आपका न्यूमेरिकल से है, कह रहा है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई, तो इसका आवर्धन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, इसका आवर्धन पूछ रहा है। तो इसका आवर्धन पूछ रहा है, तो देखिए अगर बात करें तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, त्रिज्या बराबर आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, तो एफ बराबर कितना दे रखा है, एफ बराबर ये हो जाएगा 5/2, या कितना आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उत्तल दर्पण की वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, यानी यू बराबर कितना दे रखा है, तो यू बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तब देखिए और हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमने क्या माना है, प्रतिबिंब हमने भी मान लिया। तो अब देखिए दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। इसी पे मान रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 1/, देखिए एफ का मान कितना हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो गया है, बराबर लगाएंगे 1/v का, तो हमें मान ज्ञात करना है, प्लस 1/, और यूँ की जगह हम रख देंगे 10। यह कितना हो जाएगा, v बराबर हमारा हो जाएगा 10/3। तो 10/3 यानी v/u बराबर 10 गुणे 3 × 10। यह कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका 10 से 10 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और 1/3 का मान कितना होता है, 0.33। कितना होता है, 0.33 होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा, देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही 7वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। कह रहा है कि सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन और विक्रम साराभाई और होमी भाभा। देखिए 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 कहाँ पे,
तो कोलकाता में हुआ था। सत्येंद्र नाथ बोस एक उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक थे? तो भौतिकी वैज्ञानिक थे। इन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस आइंस्टीन और कंडरसेट के सिद्धांत की आधारशिला रखी। बोस आइंस्टीन सिद्धांत उसके नाम पर एक उप परमाणिक कण और बेसान का नाम दिया था। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर हमारा आ गया क्या, न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है। कह रहा है 8वां नंबर प्रश्न कि 1250 वाट की एक विद्युत इस्त्री को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस विद्युत इस्त्री द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का मात्रक आपका डैश डैश यूनिट में आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? तो आपको यूनिट में ज्ञात करना है। तो देखिए अगर बात करें P बराबर कितना दे रखा है, तो P बराबर दे रखा है आपका 1250 वाट दे रखा है। अब देखिए टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है आपका 3 घंटे। और प्रतिदिन इस्त्री द्वारा प्रयोग की गई विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 1250 टाइम आपका कितना दे रखा है 3 घंटे, और आपका 3 घंटे इंटू एक लगा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1350 आ जाएगा, 3750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मिनट देखिए 3750 आ जाएगा। 12 तियाँ 36 और 3700 यह 50 हो जाएगा। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू बराबर 1 किलो वाट घंटा हो जाएगा। अब देखिए यह कितना हो जाएगा? तो 1000 वाट घंटा हो जाएगा। 1000 वाट घंटा हो जाएगा। तब देखिए 1 वाट घंटा बराबर यह क्या हो जाएगा? 1/1000 यूनिट। तब देखिए कितना दे रखा है आपका 3750 वाट घंटा बराबर ये हो जाएगा 1/1000 गुणे 3750। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये आपका आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा देखिए 3.75। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन? डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर। कह रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश डैश यूनिट में आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आपको यूनिट में ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो देखिए व्यय ऊर्जा बराबर क्या? तो व्यय ऊर्जा बराबर देखिए क्या हो जाएगा? व्यय ऊर्जा बराबर आपका वाट गुणे घंटा गुणे आपका हो जाएगा दिन, और बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 1000। अब देखिए वाट कितना दे रखा है? वाट तो हमारा 100 दे रखा है, और क्या दे रखा है? घंटा हमारा 8 घंटा दे रखा है, और दिन कितना दे रखा है? तो दिन आपका एक दिन दे रखा है। यहाँ बटे कर देंगे 1000। अब देखिए यह क्या हो जाएगा? 2 जीरो से तो 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 0.8 हमारा हो जाएगा 0.8। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की प्रणाली का
सिद्धांत आपका किस पर आधारित होता है? तो कह रहा है हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत और फैराडे का नियम। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश डैश पर आधारित होता है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराडे के नियम पर। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। और देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश डैश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन। देखिए प्लाज्मा, एक मिनट, देखिए 11 नंबर है ना। परमाणु किसी तत्व के वह छोटे छोटे कण होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? कह रहा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। इसका जो अधिकतर अंश होता है ना वो आपका जल होता है और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का, जमने वाले कारक, खनिज, आयरन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन आवागमन की प्रक्रिया का पूर्ण करता है। ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर प्रश्न कह रहा कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली प्रारंभिक हाइमेनोइड्स थे। कह रहा कि अर्गेस्टरलाइन और क्रो-मैग्नान और निएंडरथल और प्रोकांसल। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्रो-मैग्नान। देखिए होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमिनोनाइड्स को क्रो-मैग्नान मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार पूर्व आदि निएंडरथल से हुई थी। क्रो-मैग्नान मानव के अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे। आधुनिक विज्ञानी इस वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज आधुनिक मानव का एक उपजाति होमोसेपियंस फिसिलिस मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? कह रहा गोल्ड है, सिलिकॉन है, सिल्वर है और कॉपर है। तो सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन देखिए सिलिकॉन। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का फोटान का प्रयोग करते हैं। सोलर पैनल मॉड्यूल से वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम ट्यूलराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। और यहीं 15 नंबर पूछ रहा है कि डैश डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणिक द्रव्य आपके भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा कि संभारिक का, समस्थानिक का और एक्टोनाइडस का और समसमयी का। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समस्थानिक का। देखिए जब एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वह समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। आगे देखिए 16 नंबर कह रहा कि सिरके यानी वेगनर का इनमें से कौन सा प्रमुख संगठन अम्ल है? कह रहा नाइट्रिक और एसिटिक, ह्यूमिक और ऑक्जेलिक। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एसिटिक हो जाएगा। क्या? तो एसिटिक अम्ल मुख्यतः सिरके में पाया जाता है। व्यापक स्तर पर इसे पायरोलिंक्स अम्ल से बनाया जाता है। सेलुलोज एसिटिक के रूप में यह फोटोग्राफिक फिल्म और रेयान बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका 4 से 6 तनु विलयन सिरका कहलाता है। कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्लों के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे आकर बात करें
फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? अगर बात करें देखिए क्या होता है तो हमारा फार्मिक अम्ल होता है। यह फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल देखिए चींटियों या मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। किस में? तो फार्मिक अम्ल जो होता है वह चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो होता है कहाँ पे? देखिए साइट्रिक जो अम्ल होता है यह कहाँ आपका पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। साइट्रिक फल जो आपका पाया जाता है वह खट्टे फलों में। और लैक्टिक अम्ल जो होता है कौन सा? तो लैक्टिक जो अम्ल होता है यह कहाँ पाया जाता है? तो दूध में। कहाँ पे? तो दूध में पाया जाता है। यह आपका खट्टे फलों में। अब देखिए और चौथा नंबर प्रश्न की बात करें चौथे की, तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कौन सा अम्ल है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल देखिए यह सारेल के वृक्ष में। किस में? तो सारेल के वृक्ष में। इसे लिख लीजिए पूर्ण रूप से। पाँचवा नंबर की बात करें तो टर्टरिक अम्ल कहाँ होता है? तो टर्टरिक अम्ल जो होता है इमली तथा अंगूर यानी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न में। देखिए कह रहा कि किसी वस्तु द्वारा डैश डैश से लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो सिरके का घोल है और नींबू का रस है और छाछ है और आपका बेकिंग सोडा है। तो एसिडिटी आपकी कैसे ठीक हो जाती है? क्या लेने से? तो देखिए बेकिंग सोडा का घोल लेने से। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा के रूप में कहते हैं। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आणविक सूत्र होता है आपका NaHCO3। ये इसका आणविक सूत्र होता है। शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से एसिडिटी और हार्ट प्रॉब्लम का बढ़ने का खतरा हो जाता है। खाली पेट बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है क्योंकि एसिड का लेवल बैलेंस हो जाता है। 18 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 18 नंबर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए लवण प्राय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 7 होता है। लवण प्राय अम्ल और क्षार के माध्य उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इनका पीएच मान आपका 7 होता है। 19 नंबर कि गैमेक्सिन है। गैमेक्सिन क्या है? तो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। और गैमसिन का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए जब जैसे कोई आप सब्जी उगाते हैं उसमें अगर कोई कीड़े लग जाएं या पत्तियां खाने लगते हैं तो वहीं पे आपका गैमेक्सिन का जो है छिड़काव किया जाता है। अब देखिए यही 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं? तो ऑप्शन कह रहा है कि सह संयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध और आयनिक बंध और वांडर वाल्स बंध। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सह संयोजी बंध। देखिए जल यानी H2O के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं और प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के सहसंयोजक बंध बने होते हैं। जब पानी के अणुओं को एक साथ रखते हैं तब उनके आंशिक धन और ऋण आवेश के परस्पर स्थिर वैद्युतीय आकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सुनिए कौन सा होता है? तो पहला आंतरिक अणु हाइड्रोजन बंध और दूसरा जो होता है आपका अंतरा आणुक आणुक हाइड्रोजन बंध। अब देखिए आपका जीके का क्वेश्चन है कह रहा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन कह रहा जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह और बीडी जत्ती और बीबी सिंह। तो लोकसभा के पहले आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 21 नंबर प्रश्न है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर। 15 मई देखिए कब? तो 15 मई 1952 से। कब? तो 1952 से 27 फरवरी 1956 तक गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष
कौन तीसरी की बात करें तो तीसरी के हुकुम सिंह थे। और वर्ष 1977 में बीडी जत्ती। 1977 में कब थे तो 1977 में ये थे आपके बीडी बीडी जत्ती। और जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब आगे देखिए 22 नंबर कह रहा कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन कह रहा कि चेदी, कदम्ब, हर्यक और कलिंग। तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे तो इनका जो वंश था वह चेदी वंश था। कलिंग के चेदी शासक खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से उसका एक विनातिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि दामोदर सहायक नदियां हैं। दामोदर सहायक नदी है किसकी तो हुगली की। और ऑप्शन कह रहा है कि गंगा की और पद्मा की और सुवर्ण रेखा की। तो दामोदर सहायक नदी किसकी है तो देखिए ये आपकी हुगली नदी की। हुगली की सहायक नदी दामोदर है। इसका एक प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। 24 नंबर कह रहा भारत की सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। तो बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। कौन तो SBI। SBI भारत की सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1921 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के 1 जुलाई 1955 का इसको कब क्या तो 1 जुलाई देखिए 1 जुलाई 1955 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया जाने से भारत के केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब तो 1 जनवरी 1900 देखिए जब इसका नाम बदला गया। ध्यान रखिए देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। स्टेट बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। और इसे क्या कहते थे उस टाइम में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता था। और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किए जाने से भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। तो कह रहा भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और सिंगापुर है। तो 25 का ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। वर्ष 1967 में कब तो वर्ष 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियाना की स्थापना हुई थी। आसियान के सदस्य थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। भारत का आसियान में दर्जा पूर्व वार्ताकार के सहयोगी और सामरिक दृष्टिकोण से बनाए गए आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य का है। आगे देखिए 26 नंबर कह रहा कि अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा हामून क्या है। हामून कह रहा कि आत्मघाती ड्रोन है, चक्रवाती तूफान है और लड़ाकू विमान है और युद्धपोत है। तो 26 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ये आपका चक्रवर्ती तूफान था। हामून एक चक्रवर्ती तूफान है। इसे यह नाम ईरान द्वारा दिया गया था। हामून एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है।
यह चक्रवात कब आया था? तो 25 अक्टूबर 2023 को आया था और बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट से यह टकराया था। 27 नंबर कह रहा कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? देखिए, यह थे कौन? तो आपके इम्यूने मैक्रों। कौन? एमेनुएल मैक्रों थे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 28 नंबर, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी मित्र शक्ति का 9वां संस्करण 16 और 29 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया? ऑप्शन कह रहा है इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और जापान। देखिए, 28 का बी हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण आपके पुणे में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों और श्रीलंका के पक्ष में 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया गया था। अब देखिए, यहीं क्या कह रहा है 29 नंबर, 24 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह थी आपकी 78वीं। संयुक्त राष्ट्र की 78वीं वर्षगांठ 24 अक्टूबर 2023 को मनाई गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उपलब्धियों के विषय में जागरूकता एवं समझ बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 30 नंबर कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे छोटा क्रिकेट मैच 4 जनवरी 2024 को किस टीम ने जीता? यह टीम कौन थी? तो भारत, अपना देश भारत। भारत ने 4 जनवरी 2024 को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेहमान टीम ने 2 टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रा कर लिया। यह इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा। अब आपका आ गया रीजनिंग। तो फटाफट उत्तर दीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला शब्द आपका दूसरे शब्द से। कह रहा है साहस का संबंध आपका शौर्य से दे रखा है, तो शुभ का संबंध पूछ रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है मंगल है, परोपकारी है, कृपालु है और आपका क्या है? दयालु है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। जिस प्रकार साहस का पर्यायवाची शब्द शौर्य होता है, उसी प्रकार शुभ का पर्यायवाची आपका मंगल होता है। क्या कहते हैं? आपका मंगल हो, यही बोलते हैं ना। क्या कह रहा देखिए 32 नंबर, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो संख्याओं से उस समुच्चय को चुनिए जो दिए गए समुच्चय का समान है। तो क्या दे रखा है आपका? थोड़ा सा ऐसे ही रहने दीजिए, कोई नहीं। क्या दे रखा है आपका? 272 दे रखा है। यहाँ पे आपका 272 दे रखा है। तो 272 को देखिए क्या करेंगे। अगर हम 272 को 2 + 7 + 2 में तोड़ देते हैं तो 2 2 4 हो गया और 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया कि नहीं हो गया? फिर कितना दे रखा है? 353 दे रखा है। 353 दे रखा है। तो देखिए 3 प्लस आपका 5 प्लस आपका क्या हो जाएगा? 3। तो अब इनको जोड़ते हैं तो 3 3 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 452 देखिए 452, तो 4 प्लस आपका 5 प्लस आपका 2, तो 5 2 7, 7 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। तो देखिए इन सभी को ऐड करने से कितना हमें आ रहा है? 11 आ रहा है। इनको तोड़कर जोड़ने पे 11 आ रहा है। अब देखिए विकल्प ए हम देखते हैं। तो विकल्प ए देखिए, विकल्प ए में 5 प्लस आपका 6 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए कितना दे रखा है? 4 4 और 3 दे रखा है। 4 4 और प्लस आपका 3 हो गया है। तो 4 4 8 और 8 3 आपका 11 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? 263 दे रखा है। 263 2 + 6 + आपका 3,
तो देखिए 3 2 5 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस समुच्चय के समान है। तो देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की इशारा करते हुए विजय ने कहा। कौन कह रहा है, तो विजय कह रहा है। मान लीजिए यह विजय है, यह विजय है और वह इशारा किसकी ओर कर रहा है, तो देखिए एक महिला की ओर इशारा कर रहा है। विजय कौन, तो विजय एक महिला की ओर, मान लीजिए यह महिला है, यह महिला है यानी फीमेल है। तो विजय एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, विजय ने कहा उसकी बहन, किसकी, तो उसकी बहन है। देखिए उस महिला की बहन, एक मिनट मैं सर थोड़ा सही ढंग से बनाऊँ। देखिए यह विजय हो गया और यह वह महिला हो गई। इस महिला की ओर जो है विजय जो है इशारा कर रहा है, कह रहा इसकी बहन, यह इस इन दोनों, ये दोनों बहनें बहनें हैं, बहन। तो देखिए यह इशारा कर रहा है, यह मान लीजिए महिला हो गई, फीमेल हो गई। तो देखिए कह रहा है कि उसकी बहन की माँ, यानी इसकी बहन की माँ, देखिए इसकी बहन की जो माँ है, इसकी बहन की जो माँ है, ये माँ हो गई। माँ जो है क्या कह रही है, उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है। यानी विजय के पिता, कौन, तो विजय के पिता यानी इसके फादर की बेटी की क्या है, इसके फादर की बेटी यानी डॉटर, डॉटर की क्या है, देखिए बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। तो क्या कह रहा है यह, एक मिनट, कह रहा है कि यह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित होगी। तो देखिए महिला विजय की बहन की बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, महिला जो हो जाएगी विजय की बहन की बेटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर से क्वेश्चन है। तो देखिए 21 जून 2007 को और 21 जून 2008 तक विषम दिनों की संख्या देखें तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 जून से, एक मिनट, देखिए 21 जून से और 2007 तक और 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपके 2 विषम दिन होंगे, कौन से, तो एक तो आपका 2 विषम दिन होंगे, 2 और डेज आपके इसमें होंगे, कितने, तो 2 और डेज इसमें होंगे, 2 और डेज होंगे। और 2018 एक लीप वर्ष होगा, क्या होगा, 2018 इसमें आपका एक लीप वर्ष होगा। और देखिए इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें तो 21 जून 2018 से, देखिए 21 जून 2008 से, कब, 21 जून 2008 से हम ज्ञात करेंगे 21 जून 2011 तक, 2011 तक प्रत्येक वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 तो हमारा आया ही है, आपका 1 गुणे 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस, यानी आपके टोटल 5 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल 5 विषम दिन हो जाएंगे। और देखिए आपका क्या दे रखा है, यानी 5वां दिन आपका गुरुवार में आपका 5 दिन जोड़ देंगे, गुरुवार में क्या करेंगे 5 दिन जोड़ देंगे तो हमारा मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि निर्देश दे रखा है 35 से 36 तक दी गई श्रृंखलाओं में रिक्त पद आपको ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, 36 है, 16 है, 23 है, 36 है, फिर 57 है, 88 है और आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 188 दे रखा है। तो देखिए 13 से अगर हम 16 तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिलेगा, तो देखिए हमें 3 का डिफरेंट मिलेगा। यहीं 16 से अगर हम 23 तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिलेगा, तो 16 7 का मिलेगा, कितने का डिफरेंट, 7 का मिलेगा, कितने का डिफरेंट मिलेगा, तो 7 का डिफरेंट मिलेगा। अगर यहीं फिर हम 23 से 36 तक जाएं तो 23 से 36 तक जाने में कितने का,
तो 13 का, कितने का? 13 का डिफरेंट मिलेगा। यहीं हम 36 से 57 तक जाएँ तो फिर हमें देखिए 7 में से 1 गया, 1 आया, और 5 में से 3 गया आपका 2, यानी 21 हमें इसमें यहाँ मिला। फिर देखिए 57 से 88 तक जाने पर 8 में से 7 गया आपका 1 आया, 8 में 7 गया 1 आया, 8 में से फिर 5 गया आपका 3 आया, 31 आ गया। फिर देखिए आपका 88 से अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क तक जाएँ तो कितने का डिफरेंट मिलेगा? आपका 43 का मिलेगा। कैसे मिल रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ अगर यहाँ हमारा 4 हुआ, फिर से 7 और 6 आपका 13 हो गया, फिर 6, 13 और 21, 13 और 21 तक जाने पर आपका 8 मिला, 8 मिला। फिर 21 से 31 तक जाने पर आपको 10 मिला, और 41 से 43 तक जाने पर आपको 12 मिला। तो हमें क्या मिल गया? श्रृंखला में हमारा कौन सा प्रश्न आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा 131 आ जाएगा। 131 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए क्या कह रहा कि 4 से अगर हम 9 तक जाते हैं, देखिए कहाँ से अगर हम कहाँ जाते हैं, ये देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है। 1 मिनट देखिए, आपका ए आपका 1 पे होता है, और सी यहीं हमारा 3 पे होता है, और ई हमारा यहीं 5 पे होता है, 5 पे होता है, और जी हमारा 7 पे होता है। तो देखिए 2 का डिफरेंट, 2 का डिफरेंट, फिर 2 का डिफरेंट, फिर 2 का डिफरेंट 7, 2 आपका फिर कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 पे क्या होता है? तो 9 पे आपका आई होता है, 9 पे आई होता है। देखिए आई इसमें भी नहीं है, आई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल केवल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 37, हाँ 37 है। कह रहा पी और डॉलर और क्यू का अर्थ है आपका पी क्यू के उत्तर में है, और पी एंड क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू के पूर्व में है, पी और स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू जो है पी के पश्चिम में है, और पी और डॉलर और क्यू का अर्थ है क्यू पी के दक्षिण में है, पी एट दैट क्यू आर का अर्थ है पी क्षैतिज रेखा क्यू आर के ठीक बीच में स्थित है, पी और आपका संबोधन मार्ग और क्यू आर का अर्थ है पी आपके ऊर्ध्वाधर रेखा क्यू के ठीक बीच में स्थित है। तो क्या कह रहा है? नोट आपको दे रखा है यहाँ देखिए, कह रहा P6M और डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू के उत्तर में 6 मीटर में है। उसी तरह निम्नलिखित व्यंजकों में जी और सी के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए विकल्प नंबर, अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन को छोटा कर दूँ, तो यहाँ अगर हम बनाते हैं विकल्प नंबर 37 का विकल्प नंबर, देखिए डी ऑप्शन से बनाते हैं। किससे? देखिए यहाँ पे इस मैं देखिए डायरेक्ट बना देता हूँ। सी हो गया, और आपका एस हो गया, ये आपका 12 किलोमीटर में है, और जी हो गया, ये आपका जी है, और जी जो आपका है वह जे के 3 किलोमीटर आपका पूर्व में है। फिर और जे जो है आपका के 6 मीटर में आपका कितना है? उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। फिर आपका टी जो है आपका टी जो है, तो देखिए अगर कुटी के आधार पर आरेख निम्नलिखित, देखिए इस तरह से आपका आरेख बनेगा तो कितना हो जाएगा? तो 13 किलोमीटर। देखिए विकल्प डी इसमें आ जाएगा, 37 का डी, कि पी और पी जो है एट दैट एस में कहाँ पे है? तो उत्तर दिशा में है। कौन सा? तो जो आपका है उत्तर दिशा में हो जाएगा, और 13 मीटर में। देखिए यहाँ दे रखा है सी जो आपका है वह 12 मीटर आपका एस से दे रखा है, एस से। फिर आपका 5 मीटर आपका, देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे डायग्राम आपका बना रखा है मैंने इसी कोड के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 38 नंबर कह रहा है ये निम्नलिखित गणितीय चिन्हों के नीचे दी गई कूट के अनुसार बदल दिया जाता है तो उस विकल्प का चयन करें जो सही समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है।
तो कह रहा है प्लस को भाग को प्लस में बदल दिया जाए और गुणे को माइनस में, और प्लस को गुणा में बदल दिया जाता है और माइनस को भाग में बदल दिया जाता है। तो कौन सा जो आपका है सही आपका बैठेगा? तो 38 में देखिए, अगर 38 में हम बैठाएं तो विकल्प बी ऑप्शन उठाते हैं। कौन सा? विकल्प बी ऑप्शन उठाते हैं। तो देखिए इसका हम मान परिवर्तित करते हैं। तो क्या विकल्प बी देखिए 26 दे रखा है, इसका चलिए मान परिवर्तित करते हैं। तो देखिए हो जाएगा यह है आपका क्या, तो 26 और गुणे, 1 मिनट देखिए थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो यह हो जाएगा आपका, 1 मिनट थोड़ा सा इधर देखिए, 26 गुणे 18 भागा 39 माइनस 4 प्लस 111 और बराबर में कितना है आपका 119 है। 119 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 26 गुणे 18 और बटे में कर देंगे 39 और माइनस हो जाएगा आपका 4 प्लस का 111 और बराबर में 119। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अब देखिए इसे काटेंगे। यह देखिए 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा। और फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा। यह क्या क्या हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 111 हो जाएगा और बराबर का 119 इधर हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 119 बराबर 119 लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। तो विकल्प बी समीकरण लेने पर जो है आपका चिन्हों को जो बदलने पर हमारा विकल्प बी सही होगा। ये विकल्प बी। अब बाकी आप इनको इनको स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हैं कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, कह रहा है 39 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए गुणों को अनुरूप नहीं है। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है और फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का घन है। तो देखिए विकल्प ए में दूसरा नियम जो है अनुसरण नहीं करता, क्योंकि 11 देखिए 11 का क्यूब करते हैं, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, जो कि आपका बराबर नहीं होगी किसके, 1341 के। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 और यह आपका ऑप्शन नंबर यही हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 15 वर्ष पूर्व की कह रहा है गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की 15 वर्ष पूर्व की आयु के 20% के बराबर है और गौरव गौरव गौतम का भाई की वर्तमान आयु उसके पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु की 60% है। यदि गौतम की आयु गौतम की वर्तमान आयु और गौरव की वर्तमान आयु का योग 31 है तो उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे गौरव के पिता की जो वर्तमान आयु मान लेंगे, क्या मान लेंगे, उसके वर्तमान आयु मान लेंगे एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो गौतम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, किसकी, तो गौतम की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x-15 आपको 15 का कितना हो जाएगा आपका 20%, 20% और गौरव की वर्तमान आयु निकालेंगे। यह गौतम की हो जाए, गौतम अब गौरव की निकालेंगे।
गौरव की वर्तमान आयु निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा x-10 और इसका का कितना कितना परसेंट हो जाएगा, तो 60%। तो देखिए प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्नानुसार x-15 का 20% और x-10 का 60% बराबर आपका 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर 31 हो जाएगा। अब देखिए, अब चलिए मान इसी पे रखते हैं। तो मान रखेंगे x- आपका 15 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा, प्लस 3 x-10 अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 5 और यह बराबर किसके हो जाएगा, तो 31 के। तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, x-15 प्लस 3x माइनस 30 बराबर 5 गुणे हो जाएगा यह 31। 5 गुणे 31 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं, इसको यहाँ देखिए, फिर ये हो जाएगा आपका 4x बराबर ये हो जाएगा 155 प्लस 30 और प्लस का आपका हो जाएगा कितना, तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 50 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा, एक्स बराबर 50 वर्ष आएगा। क्योंकि देखिए थोड़ा सा स्पेस कम बचता है, इस वजह से जो है समझाना नहीं बन पाता इसमें। तो कितना हो जाएगा आपका, जो आ जाएगा 50 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का एक कक्षा के छात्रों के परिणाम को दर्शाता है। त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने गणित में 85% हासिल किया है अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। वृत्त उन अंकों उन छात्राओं को दर्शाता है जिन्होंने अंग्रेजी में 85% अधिक अंक प्राप्त किया है। आयत उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने विज्ञान में 85% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। वर्ग उन छात्राओं को दर्शाता है जिन्हें सामाजिक विज्ञान में 85% तथा अधिक अंक मिले हैं। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में छात्राओं को संख्या को दर्शाती है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है कितने छात्रों ने सभी विषयों में 85% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कितने छात्रों ने सभी विषयों में 85% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए अगर बात करें आपका, देखिए बी ऑप्शन देखिए, यानी बी ऑप्शन देखिए, ये पांचवा पांचवा वाला, ये पांच जो है आपका बी ऑप्शन में, जो पांच उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने सभी विषयों में 85% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि यह अंक उन सभी के जिनमें विभिन्न विषयों में आपका शामिल है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 42 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों कथनों में से आपको सत्य बताना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि कथन एस जो आपका है छोटा है पी से, पी बराबर है आपके यू से, यू जो आपका छोटा है टी से, और टी आपका जो है बड़ा है आपका भी से। और इस तरह से आपको पहला कथन दे रखा है और यहाँ आपको निष्कर्ष पूछ रहा है जो टी है आपका वह एस से छोटा है, और सेकंड में यही कह रहा है कि डब्लू जो है आपका है वह भी से आपका छोटा है। देखिए कथन तो आपको यह दे रखा है 42 नंबर में। तो देखिए 42 की बात करें तो कथन ए, देखिए कथन आपका निष्कर्ष एक और दोनों आपके सत्य हैं। कथन आपके, यानी देखिए टी जो आपका छोटा है, टी जो आपका बड़ा है वह एस से बिल्कुल सत्य है, और डब्ल्यू जो आपका छोटा है वह भी से, किससे, यानी भी जो आपका बड़ा है वह डब्ल्यू से, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है नीचे दिए गए कथन को तीन कार्रवाइयाँ दी गई हैं और कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कार्रवाइयाँ
दिए गए कथनों का अनुसरण करती हैं कि नहीं। कह रहा है क्या कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। कार्रवाई कह रही कि सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए। और सेकंड कह रहा है लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किए जाना चाहिए। और सेकंड कह रहा है लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। इसमें हमारा तर्क कौन सा मजबूत हो जाएगा? तो देखिए इसमें बी आपका तर्क मजबूत हो जाएगा। केवल कार्रवाई सेकंड ऑप्शन आपका देखिए, केवल ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सत्य हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। यानी केवल आपका अनुसरण, यानी लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, यही हमारी उचित होगी। और यहाँ लोगों को जल पीना बंद कर देंगे तो ये इसका समस्या का निराकरण नहीं होगा। और सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता देखिए वित्तीय सहायता कहाँ तक सरकार प्रदान करेगी, इस वजह से आपको लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। और क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें अक्षर पर कौन सी संख्या होगी? 44 नंबर प्रश्न है। तो देखिए ए से आपका जेड तक कितना, ए से अगर जेड तक आपके 26 अक्षर तो टोटल होते ही हैं। अगर इसमें विषम स्थानों पर दिखाई देने वाली संख्या को हटा दिया जाए, विषम स्थानों पर जैसे आपका देखिए ए आपका हट गया और उसके बाद आपका सी हट गया, नहीं सी विषम स्थानों पर हटाने के लिए कह रहा है ना। फिर कह रहा है कि 9वें स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए अगर इसमें क्या करें, विषम स्थान पर दिखाई देने वाले अक्षरों को हटा दें, यानी ए से यानी ए से आपका जेड तक तो आपका रहता ही है। मैं थोड़ा सा इधर प्रश्न को कर दूं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का ए से आपका जेड तक तो आपका रहता है। जेड जिसमें आपका 26 नंबर पे रहता है और ए आपका 1 नंबर पे रहता है। यहाँ अगर हम विषम स्थान दिखाई देने वाले को हटा दें तो कौन सा बचेगा? एक तो आपका बी ऑप्शन बी बचेगा, फिर आपका डी बचेगा, फिर आपका डी बचेगा, फिर आपका एफ हो जाएगा, एच हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, एल हो जाएगा और एन हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर देखिए आपका आर हो जाएगा, टी, भी, एक्स और आपका जेड हो जाएगा। अब फिर देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही पूछ रहा था ना कि आपका नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा आएगा। तो ये आपका आर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक यांत्रिक दीवार घड़ी पर इस समय कह रहा है कि एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड दिखा रही है। मान लिया जाए कि इससे 1 घंटे में 40 सेकंड की हानि होती है, तो ठीक 6 सही 1/2 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी? तो देखिए अगर बात करें घड़ी में, इस टाइम वर्तमान समय जो है आपका 7:40 और 6 सेकंड हो रहा है। और देखिए 6 सही 1/2 का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या दे रखा है आपका? क्या दे रखा है आपका? 6 सही 1/2, तो यह क्या हो जाएगा? इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6:30 और 6:30 का समय निकालेगा। तो देखिए क्या दे रखा है आपका? 7:40 और कितना दे रखा है? तो 6 सेकेंड। तो अब प्लस कर देंगे क्या? तो प्लस कर देंगे हम 6:30 को, 6:30 को हम जो है प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा 06 और 0 4 3 7 और 7 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 13 1 मिनट देखिए 4 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ तक आपका 10 हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जोड़ने में मिस्टेक हो गया। देखिए 0 हो जाएगा, इधर आपका घटेगा ना, 40 में से आपको आएगा 30 आएगा, यहाँ 10 आएगा। अब देखिए 6 7 6 आपका 13 1 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी चूंकि घड़ी 1 घंटे में 4 सेकंड की हानि होती है, 4 सेकंड में की हानि होती है, तो ये आपका हो जाएगा 6 सही 1/2 गुणे आपका 4 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 13
बटे 2 इंटू 4 यानी 13 दूना 26 यानी आपको कितना 26 सेकंड लगेगी। कितना लगेगी 26 सेकंड यानी 14 घंटा 9 मिनट 40 सेकंड। फिर देखिए एक हम फिर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 14 कितना आया है 14 10 हमारा आया है और आपका 0 सेकंड आया है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 0 0 0 और यहाँ पे आपका 26 माइनस कर देंगे। 26 सेकंड हमारा माइनस हुआ है ना, तो यहाँ हमारा माइनस कर देंगे 14 हमारा आ जाएगा 14 घंटा 9 मिनट और 40 सेकंड आ जाएगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो 46 का देखिए ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपको तो प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी ये वाला जो है आपका है यही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 4 भाग इसका कर दिया है, 4 भाग ये वाला भाग जो है इधर करके इसको रंगाई कर दिया है और ये भाग वाला इधर इधर उठा के इसको कर दिया आधे भाग को यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये वाले भाग को इधर उठा के यहाँ पे आपका छायाकृत कर दिया है और इसको इस भाग को उठा के इस भाग को यहाँ कर दिया है। उसी अकॉर्डिंग ये देखिए ये जो आपका भाग है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इसके 4 टुकड़े होकर ये आपके एक भाग जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो बाकी आकृतियों से अलग है 47 में। तो देखिए इसमें बात करें विकल्प नंबर बी, देखिए विकल्प नंबर बी, एक मिनट यहाँ देख लेने दीजिए, ऑप्शन एक बार चेक कर लेने दीजिए। 48 नहीं 47 देखिए ऑप्शन तो नहीं दे रखा है। तो उस आकृति को चुनना है जो बाकी आकृतियों से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो देखिए इसमें अगर स्वर की बात करें देखिए एक इसमें दे रखा है एक यहाँ पे, आप इसमें 2 स्वर है और ये इसमें एक, और आपका यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 स्वर है, यहाँ देखिए आई और ओ इसमें भी 2 स्वर है, लेकिन इसमें आपका देखिए केवल एक ही स्वर दे रखा है, इस वजह से आपका भिन्न हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों की सहायता से दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि कथन का पर्याप्तता का विश्लेषण कर सही उत्तर विकल्प का चयन करें। कह रहा है राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि कथन में कि राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। कितना, तो राहुल जो है अपनी माँ से 25 वर्ष जो है वह छोटा है। कौन, तो राहुल। अब कह रहा है कि वर्ष 1994 में वर्ष 1964 में पैदा हुआ राहुल के भाई अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है। पैदे हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है। कह रहा कि कौन सा कथन इसमें आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर कथन एक, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथन दोनों आपके पर्याप्त हो जाएंगे उत्तर देने के लिए। कौन से, तो कथन इसमें आपके दोनों पर्याप्त हो जाएंगे उत्तर देने के लिए। कैसे, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपका राहुल की माँ का जन्म जो हुआ है, देखिए राहुल की अगर 35 वर्ष जो आपका राहुल का भाई से छोटा है, तो 1964 में देखिए 1964 से हम -35 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1929। 1929 जो इसका आ जाएगा जन्म आ जाएगा, और राहुल का जन्म निकालेंगे तो 1929 में देखिए 1929 में क्या करेंगे हम 25 वर्ष जोड़ देंगे, 25 वर्ष जोड़ देंगे तो 1954 आ जाएगा, 1954 आ जाएगा। अतः एक साथ दोनों कथन हमारे मिलाकर पर्याप्त हैं। कह रहा कि निम्नलिखित निम्नलिखित चित्र को बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें यदि दर्पण ए बी पर रखा गया हो। ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, आपका बताइए आपका कौन सा फिगर इसमें बनेगा, उत्तर आकृति कौन सी बनेगी। तो देखिए पहली बार तो तीर तो आपका उस तीर का मुंह आपका उधर हो जाएगा, इसमें भी आपका तीर का मुंह उधर है, इसमें भी है, और इसका जो आपका तीर जो आपका दे रखा है वह आपका इस साइड आपका घूम जाएगा, इसमें भी है
इसमें यानी सब में है, इसमें नहीं है। और देखिए आपका दिल दे रखा है ना, दिल का छाया भाग आपका उधर पलट जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और मेन देखिए ये वाला देखिए, ये आपका जो ये भुज दे रखा है, ये भुज ही मेन आएगा। देखिए भुज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका कोई इसमें सही नहीं आएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर, कह रहा है उस विकल्प की चयन कीजिए जो आकृति को चयन करके निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपका इस तरह से होना चाहिए, यहाँ इस तरह से होना चाहिए। देखिए 50 नंबर है ना, तो यहाँ आपका ये भाग पूरा आपका डार्क हो जाना चाहिए, ये भाग आपका पूरा डार्क हो जाना चाहिए। एक आपका यहाँ आना चाहिए और एक आपका यहाँ आना चाहिए, और तो एक तो आपका यहाँ पे है ये है। तो देखिए इसमें खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृतियों के अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाली आकृति कहाँ पे आपकी हो जाएगी 51 नंबर में? बी देखिए, बी आप बी में आपका आ जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए, बी में आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बी में आपका आ जाएगा, बी जो आपका है ये उत्तर आकृति आपकी आ जाएगी। फिर देखिए कह रहा है दी गई आकृति में कितने आपके वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं यह पूछ रहा है। तो वर्ग इसमें टोटल आपके 18 होंगे। कितने आप गिन लीजिएगा, इसमें आपके वर्ग जो होंगे वह आपके 18 वर्ग होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर इसे काउंट कीजिएगा तो आपके 18 वर्ग निकलेंगे। कह रहा है कि एक हाइकर, देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। कितना? दक्षिण की ओर जो है वह 2 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। कितना दक्षिण की ओर जा रहा है? हाँ, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर गया, यानी वह ए पॉइंट से चलकर वह बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर तरफ मुड़ता है और आगे चलकर 4 किलोमीटर चलता है। किधर? तो वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। मान लीजिए वह सी पॉइंट पर चला, वह सी पॉइंट पे पहुंचा और 4 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे चलकर 5 किलोमीटर चलता है। कितना? तो आगे चलकर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए वह डी बिंदु पर पहुंच गया। कहाँ पे? डी बिंदु पर पहुंच गया। तो कह रहा है कि फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे? वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर, मान लीजिए ई बिंदु पर पहुंच गया ये 4 किलोमीटर चलने के बाद। तो फिर क्या कह रहा है कि अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह किस दिशा में है। तो उसकी शुरुआती देखिए, यहाँ से तो वह शुरू हुआ था, यहाँ से वह शुरू हुआ था। ये वाली इसकी कौन सी दिशा हो जाएगी? यह जो इसकी हो जाएगी, आयकर अपनी प्रारंभिक स्थिति से देखिए दो आपका, देखिए 5 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो ये है आपकी सेम जो आपकी हो जाएगी 5। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका 3 किलोमीटर आएगा। और 3 किलोमीटर कहाँ पे आएगा? तो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में होगा। उसकी स्थिति तो ये है। अब बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है 54 नंबर, कि निम्नलिखित आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली अगली संख्या को चुनना है। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न है। तो देखिए हो क्या रहा है इसमें, तो देखिए 5 का स्क्वायर हुआ है 25 हुआ है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हुआ है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हुआ है, और यहाँ पे देखिए फिर आपका अगर 9 का स्क्वायर होगा तो आपका 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैथ से क्वेश्चन है, मैथ है। कह रहा कि समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो 55 नंबर प्रश्न है। तो देखिए किन दो अंकों को बदल देना चाहिए। तो हम बदलते हैं, देखिए 6 और 8 को बदलते हैं। विकल्प नंबर बी ऑप्शन देखिए 6 और 8 को बदल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए दो ऑप्शन को हमने बदला है। तो हम चलते हैं, देखिए 18, 18 गुणे 16
18 गुणे 16 माइनस 246 और भागा 6 हो जाएगा और प्लस का 98 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 345 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 18 और 16 और 18 जब गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा और माइनस लगा देंगे। देखिए जब 6 से 246 में भाग देंगे तो आपका 41 बार में जाएगा और प्लस का आपका 98 आ जाएगा और बराबर का इधर हो जाएगा 345। 345 तो अब देखिए 288 में से 41 जाएगा तो आपका देखिए और फिर प्लस 98 कर देंगे। 345 बराबर 345 आपका हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड बराबर आर एल एच एस बराबर आपका आर एच एस, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हम इस पे रखेंगे तो आपका जो है परस्पर बदल देने से ये समीकरण को संतुष्ट कर देगा। अब देखिए यहीं पे आपका करनी में दे रखा है 56 गुणे 25 और बटे में आपका 81 गुणे 9 दे रखा है। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, तो करनी में क्या हो जाएगा, करनी में देखिए 576 है तो 576 को कर देते हैं हम 24 गुणे 24 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 24 गुणे हम कर देते हैं 24 और फिर आपका क्या दे रखा है, फिर आपका 25 दे रखा है। 25 क्या कर देते हैं 5 गुणे इसको 5 कर देते हैं और बटे देखिए बटे में हम क्या कर देते हैं, आपका 81 दे रखा है ना, 81 को कर देते हैं हम 9 गुणे 9 करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा और एक आपका 9 दे रखा है, यानी आपका 3 टाइम आपका 9 हो जाएगा। नहीं आपका 3 टाइम 9 नहीं करेंगे, देखिए इसे कर देते हैं 3 गुणे 3 कर देते हैं, यानी तभी तो आपका फिर देखिए 1 24 तो आपका बाहर निकल आएगा और फिर आपका 1 5 आपका बाहर निकल आएगा, 1 5 आपका बाहर निकल आएगा। फिर यहाँ से आपका 1 9 बाहर निकल आ जाएगा और 1 3 आपका यहाँ से बाहर निकल आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 24 गुणे 5 ये हो जाएगा 120 और 9 तिरिका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो देखिए 120/27, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा है। अब देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर में, -3/18 में क्या जोड़ा जाए यह 3/4 प्राप्त हो जाए। तो क्या कह रहा है आपका -3/8 में क्या जोड़ा जाए कि यह आपका जो आपका 3/4 हो जाए। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स को इधर लाएंगे, 3/8 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, देखिए 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस का आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। 9/8 देखिए 9/8 आ गया, विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, कह रहा कि यदि 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए अगर लाभ बराबर क्या करेंगे, लाभ परसेंट बराबर देखेंगे तो 15 माइनस 10 और बटे में आपका हो जाएगा 10, अब गुणे कर देंगे 100 से। तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 15 में से आपका 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा और बटे का आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और इधर आपका 100 हो जाएगा। तो एक देखिए इससे ख़त्म हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपका 50% आपकी क्या हो जाएगी, 50% आपका क्या आ जाएगा, तो आपका लाभ आएगा। अब देखिए 59 नंबर कह रहा कि आपका 1,20,000 में 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों के अंतर 768 है तो आपको ब्याज की दर क्या होगी। क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो देखिए 59 नंबर है, देखिए इसे क्या करेंगे, सीधे तौर पर ब्याज की दर निकालेंगे तो यहाँ पे n प्लस आपका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 और बटे में आपका p हो जाएगा
और यहाँ पे आपका परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए कितना दे रखा है आपका 768 दे रखा है, और इधर आपका हो जाएगा 10,000। 10,000 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, कितने टाइम जीरो है, 1 2 3 4 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो तो आपका कट जाएगा। अब 12 से काटेंगे, देखिए 12 से इसको काटेंगे, ये आपका 64 बार में कट जाएगा। अब 64 का देखिए आपका ये किसका आपका होता है, तो 8 से यह बाहर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 8% हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि एक तार से बनी एक वृत्ताकार रिंग जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, और वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो वृत्त की पर देखिए कह रहा है कि तार से बनी एक वृत्ताकार रिंग जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और 7 मीटर है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई r होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे, और पाई का मान आपका 22 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और इंटू आर आपका कितना दे रखा है, तो आर आपका 7 मीटर दे रखा है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे है 44, तो मान लेंगे वर्ग की भुजा ए है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी, जहाँ आपका 4a बराबर आपका हो जाएगा 44 मीटर, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 मीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्शन नंबर का निम्न आंकड़ों में आपको प्रसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रसर ज्ञात करना है। तो प्रसर का अधिकतम मान क्या करेंगे, देखिए अधिकतम मान लेंगे और माइनस आपका न्यूनतम मान लेंगे। तो अधिकतम मान आपका कितना है, 19 है, अधिकतम मान आपका 19 है, और न्यूनतम मान आपका यहाँ पे जो है 2 है। तो आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 62 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से जिसमें 6 9 18 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 1 4 13 और 40 शेष बचते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहली बात 6 में से हम 1 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो भी आपका 5 आएगा, और 18 में से 13 माइनस करेंगे, 1 मिनट, 18 में से 13 माइनस करेंगे तब भी आपका 5 आएगा, और 45 में से आपका 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 5 आएगा। तो अब देखिए संख्या आपकी क्या है, तो संख्या आपकी है 6 9 18 और 45। इनका क्या करेंगे, लैसा लेंगे, लैसा लेंगे। तो लैसा देखिए इनका लैसा जो आपका आ जाएगा 90, और इनकी संख्या कितनी है, 5 है, बस 5 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि राकेश का वेतन 25% नितिन के वेतन से 40% के बराबर है। यदि नितिन का वेतन 30% का मान का कम है, 1200 है, तो राकेश का वेतन क्या होगा। तो देखिए नितिन का वेतन कितना है, तो ये आपका 1200 है, कितना, तो 100 पे, और आपका कितना कह रहा है, आपका हो जाएगा 30। यह कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 4000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो राकेश का वेतन का कितना है, राकेश के वेतन का यह 25% आपका, 25% नितिन के वेतन 40% के बराबर है। तो 25% की निकालेंगे तो आपका कितना आया है, 4000 आया है, और गुणे 40 और बटे में कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो राकेश का वेतन निकालेंगे तो 1600 गुणे कर देंगे 4, ये आपका हो जाएगा 16 चौका 6400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रताप अपनी रेडियो जो है 140 के लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य का 20% है। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए वह एक्स में बेच रहा है, तो एक्स गुणे आपका 20 और बटे आपका हो जाएगा 100, और कितने में, 140 में वह बेच रहा है। तो देखिए एक्स का मान चाहिए, तो एक्स को इधर लाएंगे,
एक्स को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 140 गुणे 100 और बटे हो जाएगा आपका 20। ये कितना आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 20 25 100 हो जाएगा और 14 25 70, यानी ये आपका 700 हो जाएगा। 700 आ गया। तो कहाँ पे है 700? देखिए विकल्प नंबर ए में है। अब 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक कार दिल्ली से मेरठ 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। संपूर्ण यात्रा हेतु कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत गति आपकी ये हो जाएगी 2 गुणे 100 गुणे 80 और बटे क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस आपका 80। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे और 100 का जब 80 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 8000 और बटे यह आपका नीचे हो जाएगा 180। 180 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 नवा आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए इससे हो जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 88.88। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है कि इसको सरल करना है। क्या करना है? इसको सरल करना है। देखिए इसको सरल करना है तो क्या करेंगे, आपका 5 इधर दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? नीचे 5 दे रखा है। तो देखिए नीचे 5 लगा लेंगे और ऊपर आपका 3 बार में 5 दे रखा है तो आपका 15 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब 5 5 10, यानी आपका हो जाएगा 10 प्लस आपका कितना आ जाएगा, 10 प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11/5 3 आपका 15 हो जाएगा तो 11 आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस दशमलव का प्रसार शांत है? किस दशमलव का प्रसार आपका शांत है? तो 67 का देखिए आपका बी ऑप्शन का क्या आ जाएगा, इसका जो आपका आ जाएगा 3 और 2 पे आपका 0 और आपका 5 पे 1 आ जाएगा। तो अब कह रहा कि 68 में कह रहा कि किस प्रगुण से यह सत्य है? किस प्रगुण से यह सत्य है? तो देखिए 68 का आपका बात करें, 68 की बात करें तो देखिए यह क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका वितरण नियम है। क्या है? वितरण नियम है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि 2945 भागा 19 और माइनस का 11 गुणे 5 बराबर 29 प्लस ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए का मान पूछ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है, 2945 भागा 19 माइनस का 11 गुणे 5 बराबर 29 प्लस क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 19 से जब 2945 में भाग होगा तो ये आपका हो जाएगा 155 आ जाएगा। अब माइनस का ये देखिए 11 पचे 55 इधर हो जाएगा आपका और बराबर 29 प्लस आपका ए इधर है, 29 प्लस ए इधर है। तो 155 में से आपका 55 जाएगा तो इधर तो आपका 100 बच जाएगा। कितना कितना बच जाएगा, इधर आपका 100 बच जाएगा और बराबर 29 और प्लस का ए हो जाएगा। 29 प्लस का ए हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 29 में से 100 जाएगा आपका 71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यही सब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको बचे हैं। 5 क्वेश्चन को आपको देखिए 5 क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको सॉल्व करके बताना कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है।